देवगढ़ की सदियों पुरानी बावड़ी सिर्फ पत्थरों और पानी की गहराई नहीं, बल्कि यादों को निगलने वाला एक जीवित श्राप है। अहाना यहाँ अपने दुख से बचने आती है, लेकिन हर रात उसके सपनों, उसकी सांसों और उसकी पहचान को ये बावड़ी चुरा लेती है। उसकी परछाई बदलने लगती है और गांव वालों की फुसफुसाहट सच होती जाती है। जिसे बावड़ी बुलाती है, वो लौटता नहीं। चलिए शुरू करते हैं वो सन्नाटा जो देवगढ़ की गलियों में बिछी धूल और सदियों पुरानी दीवारों पर पसरा था। वो किसी आम गांव का सन्नाटा नहीं था। उसमें एक अजीब सी बोझिल शांति थी जो दिल में उतरकर ठंडी सिहरन पैदा करती थी। मैं अहाना शहर की भागदौड़ से दूर कुछ वक्त के लिए खुद को समेटने आई थी। मेरी रूह पर एक अदृश्य बोझ था, एक ऐसी टीस जो हर पल साथ रहती थी। मुझे लगा था देवगढ़ की ये शांत वादियां, ये प्राचीन बावड़ी मुझे सुकून देंगी। पहली नजर में बावड़ी वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। पत्थरों पर उकेरी गई बारीक कारीगरी, उसकी विशाल गहराई जो नीचे जाकर किसी रहस्यमयी अंधकार में खो जाती थी, उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया, जैसे कोई अजनबी पुकार रहा हो। गांव वाले जो मेरी तरफ देखते थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, डर और आशंका का मिला जुला भाव। कोई सीधे बात नहीं करता था, बस फुसफुसाहटें होती थी। बावड़ी का बुलावा, जो जाता है लौटता नहीं। मुझे लगा ये सब अंधविश्वास है, पुरानी कहानियां। मैंने अपना कैमरा उठाया और बावड़ी के सबसे ऊपरी पायदान पर बैठ गई। हवा में एक अजीब सी नमी थी और पत्थरों से मिट्टी की वो पुरानी ठंडी गंध आ रही थी। जैसे ही मैंने पहला स्केच बनाना शुरू किया, मुझे लगा बावड़ी की गहराई से कोई मुझे देख रहा है। वो महज एक एहसास था, एक क्षणिक भ्रम। लेकिन उस रात मेरे कमरे में बंद दरवाजों के पीछे भी मुझे वही ठंडी गंध महसूस हुई और कानों में एक धीमी गहरी गूंज सुनाई दी। वो गूंज जो बावड़ी की गहराइयों से आती हुई लगती थी, अब मेरे भीतर उतर चुकी थी। मुझे नहीं पता था ये शुरुआत है या मैं पहले ही बहुत देर कर चुकी थी। एक अजीब सी बेचैनी मेरे सीने में घर कर गई थी, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे उस बावड़ी से बांध रहा हो। चांदनी रात में खिड़की से दिखती बावड़ी की परछाई किसी विशाल सोए हुए दानव सी लग रही थी। अगले कुछ दिन मेरा सारा वक्त बावड़ी में ही गुजरता था। मैं उसके हर पत्थर, हर बारीक नक्काशी को कागज पर उतारने की कोशिश करती। बावड़ी की सीढ़ियां जो नीचे जाते जाते संकरी होती जाती थी, मुझे एक भूल भुलैया सी लगती थी। सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे तक पहुंच पाती थी और वहां हमेशा एक अजीब सा अंधेरा और ठंडक पसरी रहती थी। दिन में भी मुझे लगता था कि बावड़ी के किसी कोने से कोई आहट आई है या किसी ने मेरा नाम पुकारा है। कभी कभी मेरे उपकरण, मेरा पेंसिल बॉक्स या पानी की बोतल अचानक गायब हो जाते और फिर कुछ घंटों बाद उसी जगह पर वापस मिल जाते, जैसे कोई शैतानी मजाक कर रहा हो। मैंने सोचा ये मेरी थकान या अकेलेपन का नतीजा है। गांव के कुछ बुजुर्ग मुझे दूर से देखते, उनके चेहरों पर साफ लिखा होता था, तुम क्यों आई हो यहां। एक शाम जब मैं वापस लौट रही थी, गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें सूजी हुई और लाल थीं, उसने मुझे रोका। उसकी आवाज कांप रही थी, बेटी लौट जा, बावड़ी सबको नहीं बुला, वो तेरी यादें खा जाएगी, तेरा नाम, तेरा वजूद, सब। मैंने मुस्कुराकर टाल दिया, चाची ये सब कहानियां हैं, मैं तो बस इसका इतिहास जानने आई हूं। लेकिन उसकी बातों ने मेरे भीतर एक बीज बो दिया था, डर का एक छोटा सा बीज। रातें अब ज्यादा डरावनी होने लगी थी। मेरे कमरे में हवा ना होने पर भी पर्दे हिलते थे।
कभी कभी मुझे लगता था कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है और उसकी ठंडी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं। मैं आंखें खोलती तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता। एक रात मैंने साफ सुना, जैसे कोई बावड़ी से मेरा नाम पुकार रहा हो। आहाना, आहाना। आवाज इतनी धीमी थी कि लगा बस मेरा वहम है, लेकिन उसमें एक अजीब सी कशिश थी, एक बुलावा जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मेरे सपनों में बावड़ी के पत्थरों से बनी आकृतियां जीवंत हो उठती और उनकी सूनी आंखें मुझे घूरती। मैं उठकर बैठ जाती, पसीने से लथपथ। हर गुजरते दिन के साथ बावड़ी का बुलावा गहरा होता जा रहा था। मेरे भीतर की शांति, जिसे मैं शहर से दूर खोजने आई थी, अब एक भयानक बेचैनी में बदल चुकी थी। मैं जानती थी मैं उस बावड़ी की ओर खींची जा रही थी, लेकिन क्यों, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसके पत्थर मुझे एक अजीब सी जुबान में बातें करते हुए लगते थे, एक ऐसी जुबान जो मुझे धीरे धीरे समझ आने लगी थी। ये सिर्फ एक पुरानी बावड़ी नहीं थी, ये कुछ और थी, कुछ बहुत पुराना और बहुत भूखा। मैं अब रोज बावड़ी के सबसे निचले हिस्से तक उतरने लगी थी, जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती थी। वहां एक अजीब सी नमी और सड़ी हुई गंध थी, जैसे कोई चीज सदियों से सड़ रही हो। मुझे वहां की हवा में कुछ भारीपन महसूस होता था, जैसे हवा नहीं बल्कि किसी की सांसें हों। मेरे कानों में अब सिर्फ फुसफुसाहटें नहीं थी, बल्कि साफ आवाजें सुनाई देने लगी थीं। कभी बच्चों के रोने की, कभी औरतों के सिसकने की, और कभी किसी पुरुष की गहरी धीमी सांस की। मैं देखती तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करती, वो आवाजें मेरे भीतर गूंजने लगती, मेरे दिमाग में घर कर लेती। मेरे दिन और रात अब एक दूसरे में घुल मिल गए थे। मैं भूलने लगी थी कि मैं कब सोई थी और कब जागी थी। मेरी यादें धुंधली पड़ रही थीं। मुझे अपना नाम याद था, अपना पेशा याद था, लेकिन शहर की वो घटना जिसने मुझे यहां तक धकेला था, वो अब एक धुंधली परछाई बन चुकी थी। कभी कभी मुझे लगता था कि पत्थरों की नक्काशी में बनी आकृतियां अपनी जगह से हिल रही हैं, उनकी आंखें मुझे घूर रही हैं। मैंने अपने कैमरे से कई तस्वीरें खींची, लेकिन जब उन्हें देखती तो उनमें कुछ भी असामान्य नहीं होता था। क्या मैं पागल हो रही थी? क्या ये सब मेरे दिमाग का फितूर था? एक दिन बावड़ी के सबसे निचले हिस्से में, एक टूटे हुए पायदान के नीचे, मुझे एक छोटी सी गुफा दिखी जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। अंदर घुसी तो अंधेरा और भी घना था। मुझे अपने फोन की टॉर्च जलानी पड़ी। वहां की दीवारों पर कुछ अजीब से प्रतीक उकेरे हुए थे, जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। वो किसी प्राचीन भाषा या अनुष्ठान का हिस्सा लग रहे थे। जैसे ही मेरी उंगलियां उन प्रतीकों पर फीलीं, मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग में बिजली का एक झटका लगा हो। मैंने कुछ देखा, कुछ महसूस किया, लेकिन वो क्या था मैं समझ नहीं पाई। वो एक पल का एहसास था, लेकिन इतना वास्तविक कि मेरी रूह कांप उठी। ऐसा लगा जैसे मैंने किसी और की यादें देख ली हों। जब मैं बावड़ी से बाहर निकली तो शाम ढल चुकी थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं वहां घंटों से नहीं बल्कि कई दिनों से फंसी हुई थी। मेरा शरीर कमजोर पड़ गया था और मेरे दिमाग में वो अजीब सी फुसफुसाहट अब एक तेज शोर में बदल चुकी थी। अब मुझे अपनी परछाई भी बावड़ी के पानी में अलग दिखती थी। वो मेरी थी, पर उसमें एक अजीब सी उदासी थी, एक खालीपन जो मेरा नहीं था। मुझे लगने लगा था कि मैं अकेली नहीं हूं। कोई और भी था जो मेरे साथ साथ बावड़ी में उतर रहा था, या शायद मेरे भीतर ही समा रहा था। उस बावड़ी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था और मैं धीरे धीरे उसकी होती जा रही थी। हर सांस के साथ मैं अपने आप को खो रही थी। ये डर अब मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। उस रात जब मैं अपने कमरे में थी, मेरे हाथ में बावड़ी से मिली वो पुरानी मिट्टी में सनी हुई डायरी थी। मैंने उसे वहां गुफा में छिपी हुई एक जगह से निकाला था। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे
और स्याही धुलने लगी थी। लेकिन मैंने किसी तरह कुछ शब्द पढ़ लिए थे। ये डायरी किसी माया नाम की औरत की थी, जिसने सदियों पहले बावड़ी के रहस्य को जानने की कोशिश की थी। उसकी आखिरी एंट्री में लिखा था, यह बावड़ी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, यह यादों का कुआं है। यह उन सभी की यादें सोख लेती है जो दुख या उदासी में यहां आते हैं। यह उन्हें अपनी ओर बुलाती है, उन्हें उनकी सबसे गहरी टीस दिखाती है और फिर उन्हें भीतर खींच लेती है। यह कोई भूत नहीं, बल्कि एक प्राचीन चेतना है जो दुख और निराशा पर पलती है। जो यहां आया वो कभी वापस नहीं गया, बस उसकी यादें इस बावड़ी का हिस्सा बन गईं। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, मेरे हाथ से डायरी छूट गई। मेरे दिमाग में एक भयानक सच्चाई बिजली की तरह कौंध गई। वो आवाजें, वो परछाइयां, वो मेरी यादों का धुंधलापन, ये सब माया या इसी और के भूतिया अनुभव नहीं थे। वो मेरे भीतर की तीस थी, मेरा अपना दुख जो मैंने शहर में खोया था। बावड़ी मुझे इसलिए नहीं बुला रही थी क्योंकि मैं जिज्ञासु थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं कमजोर थी, दुखी थी। वो मेरे दुख को पहचान गई थी और अब वो उसे निगलने वाली थी। मैंने दीवार पर तंगी अपनी तस्वीर देखी। मेरी आंखें सूनी थीं, चेहरा पीला पड़ा था। मैं वो आहाना नहीं थी जो देवगढ़ आई थी। मेरे भीतर कोई और उतर रहा था, या शायद मैं किसी और में बदल रही थी। मेरे दिमाग में बिखरी हुई यादें जो अब तक धुंधली थीं, अचानक साफ होने लगी। मुझे याद आया मैं क्यों देवगढ़ आई थी। वो मेरा भाई था जिसे मैंने एक हादसे में खो दिया था। उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी आवाज। बावरी ने मुझे उन्हीं यादों में उलझा दिया था। उन्हें बार बार मेरे सामने ला रही थी ताकि मेरा दुख गहरा होता जाए और मैं और कमजोर पड़ जाऊं। मैं कोई रिसर्च करने नहीं आई थी, मैं अपने दुख से भागने आई थी। और बावरी ने मेरे इसी दुख को अपना चारा बना लिया था। मैं अब सिर्फ आहाना नहीं थी, मैं उन सभी की यादों का एक हिस्सा बन चुकी थी जो इस बावड़ी में समा चुके थे। मैं उस माया की आवाज सुन सकती थी, उस बच्चे की सिसकियां, उस पुरुष की गहरी सांसें। वे सभी अब मेरे भीतर जी रहे थे। बावड़ी ने मुझे अपने जाल में खींच लिया था और मैं अब बस एक और याद बनने वाली थी। अगली सुबह गांव के लोग जब बावड़ी के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक नया गहरा सन्नाटा उस पर पसरा हुआ था। पत्थरों पर अब एक नई हल्की सी गूंज थी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। वो गूंज जिसमें एक उदास लड़की की धीमी पुकार सुनाई देती थी, जैसे कोई अपना नाम भूलने से पहले उसे बार बार दोहरा रहा हो। बावड़ी के सबसे निचले पायदान पर, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां एक नई परछाई नजर आने लगी थी। वो परछाई जो कभी आहाना की थी, अब बावड़ी के पत्थरों में घुल मिल रही थी। उसकी नक्काशी का एक नया भयानक हिस्सा बन रही थी। उसकी आंखें अब सूनी नहीं थी, बल्कि उनमें सदियों का दुख और हजारों यादों का बोझ समा गया था। मैंने, यानी अब बावड़ी के भीतर समाई चेतना ने, अपनी आखिरी सांस ली। मेरा हाथ जो कभी स्केच बनाता था, अब पत्थरों पर अपनी आखिरी पहचान, एक धुंधली सी लकीर खींच रहा था। एक नाम जिसे मैं भूलने वाली थी, आहाना। हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी और बावड़ी की गहराई से एक धीमी सिसकती हुई आवाज गूंजी जो अब मेरा ही हिस्सा थी। बावड़ी अब और गहरी हो गई थी, उसकी भूख और बढ़ गई थी और गांव वालों ने देखा कि बावड़ी के मुहाने पर एक नया फूल मुरझाया था। एक ऐसा फूल जिसे कभी किसी इंसान ने नहीं छुआ था। बस पत्थरों में समाई एक नई याद, एक नया दुख। क्या आप कभी किसी पुरानी सूखी बावड़ी के पास से गुजरे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि उसकी गहराई से कोई आपको पुकार रहा है? अगर हाँ, तो मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि शायद वो बुलावा आपके लिए मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद।
अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।